नमस्कार दोस्तों, अभी की इस वीडियो में मैं आप सबको मैथ का 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि इस बार के 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगर आप लोगों का मैथ थोड़ा बहुत कमजोर है या फिर मैथ अच्छे से नहीं समझ में आता है तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम अच्छे से रट जाओ। बहुत बेहतरीन ढंग से आपको इसमें बता भी देंगे और आपको अच्छे से याद भी करा देंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से आपको इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने बताएंगे? हम आपको 50 को बताएंगे और 100% परीक्षा में आने वाला ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो नजरअंदाज मत करना, अच्छे से याद करना, क्योंकि हमको पता है ना कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ऐसे ही थोड़ी ना 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो अच्छे से आपको समझ रहे हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको सॉल्व नहीं करना है, एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि साइन 54 डिग्री माइनस में कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो देखिए, 54 डिग्री को और 36 डिग्री को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा मिल जाएगा 90 डिग्री। तो याद रखना, दोनों डिग्री को जोड़ने पर अगर 90 मिल जाता है और बीच में माइनस का चिन्ह है ना, तो इसका आंसर 0 मिल जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो पहला का आंसर मिल जाएगा आपका 0। दोनों को जोड़ो, अगर 90 मिल जाता है और बीच में माइनस का चिन्ह है तो इसका आंसर 0 मिल जाता है, और ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद कैसे निकलेगा? तो 10वां पद निकालने के लिए सबसे पहले ए का मान चाहिए। तो ए का मान क्या है? 54 है, तो यहाँ पर आप 54 ले लेंगे। और डी का मान क्या होगा? तो डी का मान कैसे निकलता है? डी का मान हम दूसरा में से पहला घटा देते हैं, यानी कि 51 में से 54 घटाएंगे तो डी का मान -3 मिल जाएगा। और आपको कौन सा पद निकालना है? 10वां पद निकालना है। और दोस्तों, 10वां पद मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी आपको 10वां पद की जरूरत होगा तो ए को कम कर देना है, यानी कि ए प्लस क्या कर देना? ए प्लस 9 डी कर देना। 10 पूछा है तो ए प्लस 9 डी कर देना। तो देखो, ए का मान क्या है? 54 है, तो 54 प्लस 9 गुणे डी का मान -3 है, तो -3। तो ये क्या हो जाएगा? आपका 54 हो जाएगा, और 9 में -3 से गुणा होगा तो -27 हो जाएगा। 54 में से 27 घटेगा, कितना हो जाएगा? तो 27 मिल जाएगा, 27, वो भी प्लस में 27 मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर में कहाँ दिया है? सी नंबर में, नहीं, ए नंबर में +27 दिया है, तो ए नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए में +27 होगा, -27 मत देना था, क्योंकि -27 भी ऑप्शन में दिया है, तो गलती नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 2√3, -√2 किस पाद में स्थित है? दोस्तों, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि अंक क्या दिया है, बस आपको ये देखना है कि उस अंक के पीछे और आगे उसका चिन्ह क्या दिया है। जैसे कि 2√2 के पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कि प्लस चिन्ह छुपा हुआ है, √2 के पीछे क्या है? माइनस है। और आपको दोस्तों मैंने बताया था कि ये हमारा y अक्ष हो जाता है, ये हमारा x अक्ष हो जाता है। और मैंने बताया था ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, और ये थर्ड चतुर्थांश होता है, और ये फोर्थ होता है। और ये जो पहला होता है उसमें प्लस कमा प्लस होता है, और दूसरा में माइनस कमा प्लस होता है, और तीसरा में क्या होता है? माइनस कमा माइनस होता है, और चौथा में प्लस कमा माइनस होता है। तो आप इसके हिसाब से बता सकते हैं, प्लस कमा माइनस यहाँ पर मिला है तो ये चौथा में चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा चतुर्थ पाद। डी नंबर वाला आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी नंबर वाला आप लोग का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या रूप क्या होगा? किसी पूर्णांक m के लिए आपको सम संख्या का रूप बताना है। यानी कि दोस्तों, m की जगह पर आप पहले 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कि मान रख कर देखो। अगर हर बार सम संख्या मिलेगा तो समझ लेना वही आंसर होगा। जैसे कि देखो, अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 मिल जाएगा, और 3 तो सम संख्या है नहीं, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो 2 में 1 में गुणा होगा 2, और 1 जुटेगा 3 मिल जाएगा, और 3 आपका सम संख्या तो है नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए, m की जगह पर 1 रखिएगा 2 मिलेगा,
और दो सम संख्या है। m की जगह पर 2 रखिएगा तो 2 2 में गुणा होगा 4, 4 भी सम है। m की जगह पर 3 रखिएगा तो 3 दूनी के 6 मिलेगा, 6 भी आपका सम है। यानी कि आप कुछ भी रखिए m की जगह पर आपका सम संख्या ही मिलेगा। यहाँ पर रखकर देख लीजिए नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। सम संख्या का रूप देखना है, ठीक है। और सम संख्या क्या होता है, सम संख्या 2 4 6 8 8 10 12 यही होता है और होगा, ठीक है ना। तो यही हमारा मिलेगा सी नंबर वाला। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी समानांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद। देखिए कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद बताना है। याद रखना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, छठा मतलब क्या होता है, छवा, और छवा पद कहेगा तो एगो कम ले लेना, a + 5d कर देना, और ये है आपका 13, ठीक है। समीकरण 1 कर लीजिए। ओके, फिर कह रहा 12वां, तो 12 का मतलब होता है a + 11d, एगो कम कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना है, 25 है ना, तो 25, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। आपको पहला पद निकालना है, तो इनको आप क्या लिखिएगा, घटाने पर। क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिए घटाने पर, प्लस प्लस है तो आप लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये और ये कट जाएगा, माइनस प्लस है तो 5d में से -11d घटेगा तो -6d, और ये मिलेगा 13 में से 25 घटेगा तो माइनस आपका 12 मिल जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो 6d बराबर 12, तो 6 से 12 भी कट जाएगा 2 बार में, तो d का मान आपका 2 मिल गया। अगर d का मान 2 मिल गया तो d तो सार्वंतर है, अगर सार्वंतर पूछता तो 2 हो जाता, लेकिन पहला पद इनकी a का मान पूछा है, तो a का मान हम लोग d का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 हमारा है a + 5d, बराबर में 13, यही है ना। तो ये हो जाएगा a + 5 गुणे d का मान 2 मिला है बराबर में 13, तो a + 5 दूने के 10 हो जाएगा बराबर में 13, तो a बराबर क्या हो जाएगा 13, ये जाकर 10 उधर घट जाएगा तो a का मान मिल जाएगा 3, तो a का मान कितना मिल गया, देख लीजिए a का मान 3 मिल गया, यानी कि हमारा पहला पद क्या होगा, 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों कौशिक 45 डिग्री का मान। दोस्तों कौशिक 45 डिग्री का मान याद है मान, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करना। कौशिक 45 का मान होता है √2 होता है, आंसर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, √2 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको याद रखना दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हमेशा याद रहे, यही सब क्वेश्चन और ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म होगा। तो देखो जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो वो एक अद्वितीय हल होता है, और उसका एक हल होता है, उसका रेखाएं जो उसका ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, हल एक होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। और वो क्या कहलाएगा, तो दोस्तों वो संगत कहलाएगा, मतलब संगत कहलाएगा। अब ऐसा नहीं कि वो असंगत कहलाएगा, वो संगत कहलाएगा, उसका हल है तो वो संगत कहलाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। दोस्तों त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax के पावर 3 + bx² प्लस में cx प्लस में d, सी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों क्वेश्चन 2024 में जो लड़का टॉप किया था ना बिहार बोर्ड से, उससे ये क्वेश्चन टॉपर वेरिफिकेशन में मौखिक में पूछा गया था कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। तो याद रखना, ये एग्जाम में भी आता है, जब वहां पर पूछा जा सकता है तो एग्जाम में क्यों नहीं पूछा जा सकता। देखो ये हमारा f(x) बराबर x² माइनस में 5x और प्लस में 7 दिया है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1/α + 1/β का मान क्या होगा। तो एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप यहाँ से a का मान निकाल लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करना है, देखिए ध्यान से, आप लोगों को ना यहाँ से a का मान निकाल लेना है। a बराबर x² के पीछे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा, x के पीछे -5 है तो -5 हो जाएगा।
सी का मान क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा प्लस में। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। दोस्तों इसका फॉर्मूला कॉपी में लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है माइनस में b/c होता है। सब लोग कॉपी में लिख लीजिए। इसका दोस्तों डायरेक्ट ये फार्मूला होता है। ओके, तो अब आप क्या करिएगा, ये माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। ब्रैकेट में b का मान क्या है -5 है, तो -5 लिख दीजिए। c का मान क्या है 7 है, तो यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए। माइनस माइनस +5 हो जाएगा और बाटा में 7 हो जाएगा। तो आंसर मिल जाएगा आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का 5/7 प्लस में मिलेगा। तो 5/7 प्लस में ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखो माइनस में भी हालांकि 5/7 दिया है, तो अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा गलती किए तो आंसर आपका गलती मिल जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर कटने नहीं देना है। अगला क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय का संबंध। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का संबंध होता है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का संबंध होता है समकोण त्रिभुज में। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन 90 - थीटा बराबर है, तो साइन 90 - थीटा दोस्तों कॉस थीटा के बराबर होता है। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो एबी की लंबाई क्या होगा। ये देखो समकोण नहीं है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही लोग बताते हैं, और आपको पता है ना दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा और इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको जैसे ये हमारा समकोण नहीं है, समकोण समद्विबाहु है, जबकि समकोण समद्विबाहु ऐसा ही त्रिभुज बनता है। देखो ऐसे ही बनता है। ये कलर चेंज कर लेते हैं। देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, और सी पर 90 डिग्री, यहाँ पर हमारा सी है और सी पर 90 डिग्री है। ओके, तो सी के बाद से देखो अब क्या आएगा, बिंदु यहाँ पर रखने में गलती मत करना। बिंदु रखने में देखो आपको एक चीज हम बता देते हैं, ये हमारा एक सर्किल हो जाता है। अब इस सर्किल में हम ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, मतलब कि ऐसे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ऐसे हम लोग चलेंगे। तो बताइए ऐसे चल रहे हैं तो ये सी आया, सी के बाद से आगे जाएंगे तो ए आएगा, तो सी के बाद से आगे जाएंगे तो ए आएगा। ठीक है, और ए के बाद से आगे जाएंगे तो बी आएगा। ऐसे आपको मान को रखना है। मतलब बहुत लोग ए दे देते हैं, बी कुछ लिख देते हैं, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और याद रखना समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का नियम होता है कि ये वाला और ये वाला भुजा दोनों आपस में बराबर होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आपको पता है ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा, H हो जाएगा। होता है ना AH, होता है कि नहीं होता है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, ये तो आपको पता हो गया। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है ना H का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है। तो H का मान क्या है, H का मान आपका AB है, तो AB का स्क्वायर बराबर में P का स्क्वायर, तो P हमारा BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस B क्या है, तो B का AC है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको AB का मान निकालना है, AB का स्क्वायर। ओके, तो आपको पता है कि ये दोनों बराबर, यहाँ पर लिख दीजिएगा चूंकि BC बराबर AC, ये दोनों बराबर है। आप चाहो तो BC की जगह पर AC रख सकते हो, AC की जगह पर BC रख सकते हो, लेकिन ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखो क्या दिया है, आपको मान निकालना, केवल AB का मान निकालना है। बहुत लड़के यहाँ पर गलती कर देते हैं, जबकि आपको गलती नहीं करना है। आपको जैसे कि हम BC की जगह पर AC लिख सकते हैं ना, तो देखो हम BC की जगह पर AC लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, AC लिख देते हैं। यहाँ पर AC लिख देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में ये AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा मिल जाएगा AB का स्क्वायर बराबर में 2AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2AC का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये पहले मेरी बात समझो। तो अब हम अगर AB निकाले, यहाँ से स्क्वायर हटा है, तो ये हमारा रूट में चल जाएगा, 2AC के स्क्वायर रूट में चला जाएगा। रूट में जाएगा ना, तो AC तो रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन √2 ना निकलेगा। इतना हमारा AB का मान मिला, लेकिन इतना तो दोस्तों हमारा यहाँ पर मान तो दिया नहीं है। नहीं दिया है ना, ये 6 नहीं होगा, ये गलती से आ गया है, ये हमारा C नंबर आंसर हो जाएगा, दिया है। ठीक है ना, तो याद रखना अगर ये वाला नहीं दिया रहता तो √2 BC दिया रहता, तो BC दिया रहेगा तो आपको AC की जगह पर BC कर देना है। ठीक है ना,
ये देखो ये 6 नहीं है, आप ऑलरेडी इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, कहीं भी ऑब्जेक्टिव में दिया होगा तो यहाँ पर नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया है, टाइपिंग में हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो आपका आंसर मिलेगा इतना, ए बी का मान कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, रूट में 2 और बाहर आपका ए से मिलेगा, आपको याद रखना और ऐसे ही आपको बनाना भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए का मान दिया है, फिर बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। दोस्तों मध्य बिंदु, ये जो मध्य बिंदु होता है ना, ये निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 और बाटा में 2 कमा y1 प्लस क्या होता है y1 प्लस y2 बाटा में 2। ये दोस्तों निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसी फार्मूले पर आपको निकाल कर बैठाना होता है। तो ये हमारा x1 हो जाता है, ये y1, ये x2 हो जाता है, ये y2 हो जाता है। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि दोनों बिंदु का पहला जोड़कर 2 से भाग दे दो। तो 4 को 6 को जोड़ोगे 10 मिलेगा, 10 को 2 से भाग दे दो। फिर अब दोनों बिंदु का दूसरा जोड़ो, 2 से भाग दे दो। तो 5 जोड़ोगे 10 मिलेगा, 2 से भाग दे दो। ई भी 5 बार में कटेगा, ई भी 5 बार में कटेगा, तो मिलेगा 5,5, ठीक है ना। और वही आपका फॉर्मूला भी है सेम टू सेम, ठीक है। तो 5,5 ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। इसे आप लोग याद रख लेना, बी नंबर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में 2 रहता है, हर बार अलग अलग बिंदु देगा और कहेगा मध्य बिंदु निकालो, मध्य बिंदु का नियम। तो दोनों का पहला जोड़कर 2 से भाग देना, दोनों को दूसरा जोड़कर 2 से भाग दे देना। अगला क्वेश्चन हमारे लोगों का आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, √3 cos थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान निकाले। तो यहाँ पर आप सबसे पहले cos थीटा का मान निकालिएगा ना, तो 2 और ये रूट में नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आप क्या करिएगा, cos थीटा, देखो 2/√3 cos कितना का मान होता है, तो दोस्तों cos 60 का होता है। कितना का होता है, cos 60 का होता है। हालांकि दोस्तों sec 30 का भी होता है, लेकिन sec 30 इसलिए नहीं लिखेंगे ना, अगर sec 30 लिख दिए ना तो sec और cos नहीं कटेगा। अगर cos 60 रखेंगे तो cos कट जाएगा, और ये थीटा बराबर आपका यहाँ पर 60 डिग्री आराम से मान मिल जाएगा। और हम लोग आंसर में 60 डिग्री टिक भी लगा देंगे कि ये नंबर में दिया गया है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर cos रखा। अगला क्वेश्चन है 1 + tan² a बटे cos²। ये कई बार प्रश्न बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पर tan² है तो आपका आंसर भी tan² a ही मिलेगा। ये हमारा ट्रिक है। अगर ऊपर में cot² है तो आंसर में भी cot² मिलेगा, अगर ऊपर में tan² है तो आंसर में भी आपका tan² a ही मिलेगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है 16 नंबर। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, अगर नहीं समझोगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप गंवा दोगे। देखो ऐसे क्वेश्चन भारी नहीं होता है, अगर आप माइंड का उपयोग करेंगे ना, हम इसका आंसर बता दें क्या मिलेगा, इसका आंसर 7 मिलेगा, क्योंकि हमने तो रटा नहीं है, मेरे को पता है कि इसका आंसर कैसे मिलेगा 7। अब एक बार समझा देते हैं, फिर आप लोग भी अगला बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 7 ही बताना। देखो कैसे, देखो अभी मैंने क्वेश्चन को भी ना पढ़ा, बस हमने देखा 24-25 है तो इसका आंसर 7 मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या करें, मतलब कि कह रहा है ना दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर दोस्तों एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त हो गया। और कह रहा है ना एगो बाहर बिंदु Q है, एगो बाहर बिंदु यहाँ पर क्या है, Q बिंदु है, और Q से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा जाता है उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका केंद्र O होता है ना, इसकी जो लंबाई है वो लंबाई हमारा कितना है, वो लंबाई हमारा 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या निकाले, ये R का मान निकाले। तो इसमें सबसे लंबा दिख रहा है ये, तो ये H का काम करेगा, उसके बाद ये किसका काम करेगा, P का काम करेगा, अब ये B का काम करेगा। तो P भी H, आपको H और P का मान पता है, B का मान आसानी से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला आपको पता है कि B बराबर क्या होगा, अंदर रूट में h² - p²। उसके हिसाब से 24-25 है तो 24-25 का एक जोड़ा लगेगा आपका 7, क्योंकि जब आप R का मान निकालेंगे तो ये तो B का काम करेगा। तो B बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट में h² - p²। तो h का मान 25, 25 का स्क्वायर माइनस p का मान 24, तो 24 का स्क्वायर। ऐसे करके निकालेंगे ना तो 24 का हो जाएगा, सॉरी 25 का हो जाएगा, 625 होगा ना, 625 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 576। आप घटा कर देख लीजिए, ये आपका घटेगा तो मिलेगा
15 में से 7 या 9 यानी कि 49 मिलेगा दोस्तों, 49। और 49 का वर्गमूल कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो आखिरकार लास्ट में आपका 7 ही मिला। बस दोस्तों मैंने मत देख लिया ना 24 और 25 के, उसका आंसर आपका 7 ही मिलेगा। बस मैंने इसी से इसका आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई या कौन सा संबंध होता है। मतलब कि दोस्तों ये जो हमारा वृत्त होता है और इसी वृत्त पर हम कौन बाह्य बिंदु P से या फिर कौन बिंदु रहे, यहाँ से हम जब स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, तो स्पर्श रेखा हम लोग दो ही को खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के बराबर यानी कि समान होती है। क्या होती है, बराबर यानी कि समान होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, मतलब कि कोनो वृत्त की त्रिज्या है उसको क्या कर दिया गया, दुगुना का मतलब कि 2r कर दिया गया है। तो कह रहा है कि नए एवं पुराने वृत्त के परिधियों का अनुपात। तो पहले यहाँ पर हम लकीर खींचेंगे, एक लकीर खींचेंगे और नया, तो नया वाला वृत्त का परिधि क्या होगा। देखो वृत्त का परिधि होता है 2πr, लेकिन 2πr में जो नया वाला वृत्त का परिधि है उसमें त्रिज्या को 2r कर दिया गया है। तो यहाँ पर 2πr होगा, लेकिन r के जगह पर ये हमारा 2r हो जाएगा, क्योंकि नया वाला परिधि में त्रिज्या को चेंज किया गया है। और बाकी दोस्तों बाद में कहा है पुराना है, तो पुराना का मतलब होता है कि वृत्त की परिधि जो पुराना पहले से जो होता है वो वही हो जाएगा। तो 2π से 2π कटेगा, एक बार से एक बार कटेगा, तो ऊपर में 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2:1। आपको ऐसा याद रखना है। तो 2:1 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन कहा है, बस आप अपने मन से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद ये देखो 3 4 8 3 4 8 इसका एलसीएम निकाल दो कितना मिलेगा। एलसीएम निकाल दो कितना मिलेगा, जितना मिलेगा आंसर मिल जाएगा। एलसीएम कितना मिल जाएगा, तो इसका एलसीएम निकाल लो कितना मिल जाएगा। अब नहीं कटेगा तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 कितना मिल जाएगा, 2 दूना 4 4 3 12 12 दूना 24, क्या हो जाएगा 24 घंटे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन इसमें का 3 को क्वेश्चन है, एक का आंसर मिलता है 12 घंटा, एक का आंसर मिलता है 15 घंटा, एक का आंसर मिलता है 24 घंटा। उन तीनों में से एक प्रश्न आएगा, बस कुछ नहीं करना, एलसीएम निकाल देना है। क्वेश्चन को पढ़िएगा भी मत, अगर लगेगा ऐसा है तो डायरेक्ट आप उसका एलसीएम निकाल दीजिए, और कुछ आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको बन गया। अब अगला क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर भी ध्यान से समझना है। यहाँ पर कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दी गई है, तो कोई त्रिज्या है, इस बार उसको आधा का मतलब कि r/2 कर दिया गया है, r/2 कर दिया गया है, समझ रहे हो ना। उसका त्रिज्या आधा कर दिया गया r/2। तो कह रहा है कि पुराने तथा नए वृत्त की परिधि, तो वो पाई लेंगे। और पुराना, तो पुराना वृत्त का परिधि क्या होता है, पुराना वाला तो 2πr हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नया वाला में चेंज होगा, क्योंकि नया वाला में त्रिज्या को आधा किया गया है। वहां पर नया वाला पहले था ना, इसलिए मैंने ऊपर रखकर उसको त्रिज्या को दुगुना किया था। लेकिन यहाँ पर पहले पुराना कहा है तो पुराना पहले लिख देंगे, और नया वाला बाद में कहा है तो नीचे लिखेंगे 2π। अब r को क्या किया गया है, आधा कर दिया गया है, तो r/2 हो जाएगा। तो 2π से 2π कट जाएगा, 8 से ये r कट जाएगा, ऊपर एक बार में और ये भी एक बार में, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 1/2 बचेगा। बहुत लगे ना 1 और बटे 2 कर देते हैं, इसको कटा कर डायरेक्ट 1/2 कर देते हैं और कहते हैं 1/2 आंसर मिल गया, जबकि ये रॉन्ग होता है, ये गलत होता है। ऐसे होगा, अब ये 2 जाएगा ऊपर, तो 2 ऊपर में गुणा होगा, नीचे 1, तो 2/1 मिलेगा, इसका भी आंसर मिलेगा 2:1। ऐसा आपको याद रखना है, तो फर्क पड़ जाता है। देखो 1:2 भी दिया, 2:1 भी दिया है, तो अगर आप 1:2 टिक लगाते हैं तो आप समझेंगे कि हम सही बता रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, 2:1 आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर समझो, त्रिज्या को दुगुना किया गया है, तो त्रिज्या को हम दुगुना कर देते हैं 2r। और कह रहा है कि पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल है, इस बार हम लिख लेते हैं। तो आपका पुराना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो πr² ही रहेगा। अब कहा है कि नए, तो नए में क्या होगा, पाई तो होगा लेकिन r के जगह पर 2r होगा, तो 2r² हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा πr², नीचे हो जाएगा पाई 2 का स्क्वायर 4, r², r²। पाई से पाई कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा,
तो ऊपर 1 नीचे 4, तो ये आपका मिलेगा 1:4। तो इसका आंसर आप 1:4 पर टिक लगा सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर में दे दिया गया है, ठीक है ना। इसका आंसर आप 1:4 पर टिक लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा आता है 22 नंबर। कह रहा है कि एक घन का आयतन इतना है। तो दोस्तों घन का आयतन क्या होता है, 1 क्यूब, और बराबर में दिया है 125। कितने दिए, 125 दिया है, ठीक है ना। तो जब आप ए का मान निकालेंगे ना तो 5 मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि 3 को जोड़ा लगता है तो ए का मान 5 मिल जाएगा। और उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6 × 5 का स्क्वायर कर दो तो ये मिल जाएगा 6 × 5 का स्क्वायर 25, और हम 6 में 25 में गुणा करते हैं तो 150 मिल जाता है। और 150 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा सर कैसे होगा। देखिए अगर आप ए निकालेंगे ना तो क्यूब यहाँ पर लगेगा और रूट में 125 होगा। क्यूब का मतलब होता है कि 3 का जोड़ा लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 और 5 × 5 × 5 ऐसा हो जाएगा 125 का फैक्टर। तो 3 का जोड़ा एक बाहर निकल जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पर ए का मान 5 रखा। और आपका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। a² मतलब कि भुजा स्क्वायर। तो 6 × ए का मान हमने निकाला 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 6 से गुणा करेंगे 150 मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका आंसर सी नंबर में दिया है। अगला क्वेश्चन है, किसी बरम्बारता का बहुलक होता है तो अधिकतम बरम्बारता मान होता है, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपका 23 का सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, 13031 का बहुलक होगा। तो बहुलक निकालना तो सबको आता होगा, इसमें जो सबसे ज्यादा बार दिया है वही होगा। देखो इसमें कौन ऐसा अंक है जो कि सबसे ज्यादा बार दिया है, तो सबसे ज्यादा बार अंक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 सबसे ज्यादा बार है, तो 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है दोस्तों, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। दोस्तों निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो आपको याद रखना है कि किसी भी प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है। अगर 0 से छोटा जाएगा माइनस में तो नहीं होगा, तो यहाँ पर माइनस में 5 आया है, ये हमारा प्रायिकता का मान कदापि नहीं होगा। यहाँ पर डी नंबर में 1/4 दिया, ये हो सकता है। 1/4 को हम लोग 1/4 लिखेंगे, जो कि भाग देंगे तो 0.25 ऐसे करके मिलेगा। ये तो प्रायिकता है, इसलिए हमारा ये ए नंबर वाला प्रायिकता नहीं है, हम इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो sin थीटा का मान क्या होगा। देखिए tan थीटा बराबर दिया है 5/12, ओके, और ये होता है p/b, यानी कि एच का मान निकालना है, एच का मान नहीं दिया है तो एच का मान निकाल लेते हैं। हमको तो पता है एच का मान 13 मिलेगा, लेकिन निकाल कर दिखा देते हैं। p² + b², ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो p का मान 5, 5 का स्क्वायर, b का मान 12, तो 12 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा 13 मिल जाएगा। तो हमारा एज का कितना मान मिल गया, 13 मिल गया। निकालना क्या है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p/h। तो p का मान क्या है, 5 है, h का मान हमने निकाला 13, तो 5/13 हो जाएगा ना। 5/13, 5/13 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, बी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन समझो, 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान निकालो। देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है टोटल संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या। तो टोटल संख्या को जोड़ो, पहला है आपका 6 जोड़, दूसरा 8 है जोड़, 9 है जोड़, x है जोड़ 13, और ये कौन संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दो। और माध्य कितना दिया, 10 दिया, तो 10 लिखेंगे बराबर 8 6 14, 14 9 23, 14 9 23 ना होता है, और 23 13 जोड़ेंगे तो आपका 36 मिल जाएगा, और इसमें प्लस x जोड़ देंगे बटे में 5, 5 में 10 में गुणा होगा 50, और बराबर में 36 प्लस में x हो जाएगा। तो 50 में से आप 36 लाकर घटा दीजिए, 50 में से 36 आप घटा दीजिए बराबर में x, तो 50 में से 36 जाएगा 14 मिल जाएगा बराबर में x, यानी कि x का मान 14 मिल गया। तो यहाँ पर आपका सी नंबर 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। गुणनफल मतलब कि गुणा, तो दोनों को गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 मिल जाएगा, 8 आंसर मिल जाएगा। अगर इसी का जोगफल पूछेगा तो 2 + 4 कर दीजिएगा, 6 पूछ देगा। अगर पूछेगा इसका अंतर पूछेगा तो 2 - 4 का अंतर हो जाएगा कितना, -2। लेकिन पहले अगर कहेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर, तो 4 पहले हो जाएगा और -2 बाद में होगा, तो अब हो जाएगा ये केवल आपका +2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर भाग पूछेगा तो अलग हो जाएगा, एलसीएम पूछेगा अलग हो जाएगा, एचसीएफ पूछेगा वो अलग हो जाएगा। तो याद रखना है इस सबको, ठीक है ना। ये तो आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन है? अपरिमेय मतलब कि परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय। अपरिमेय नहीं है मतलब कि परिमेय होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 और 81 का 9, ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। बाकी बी, सी और डी ये तीनों को तीनों अपरिमेय संख्या है, बस ए नंबर वाला ही आपका परिमेय है, बाकी सब क्या है, तो आपका बाकी सब आपका अपरिमेय है। अगला क्वेश्चन है, p+1, 2p+1, 4p - 1 एपी में है तो p का मान ज्ञात करें। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब भी दोस्तों 3 को पद एपी में रहेगा तो बीच वाला का दुगुना पहला तीसरा का जोगफल होगा, यानी कि इसमें बीच में ये है तो इसका दुगुना कर दो, इसका दुगुना मतलब कि 2 से गुणा कर दो, ठीक है। और बाकी आप इसको और इसको जोड़ दो, तो p+1 को आपको जोड़ देना है किसमें, 4p - 1 में, 4p - 1 में, ठीक है। तो -1 + 1 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 दूने के 4p और प्लस में 2 बराबर में p और 4p, तो 5p हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 बराबर 5p में से ई जाकर 4p घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर 5p में से 4p घटेगा तो p मिल जाएगा, तो p का मान आपका 2 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई रेखा वृत्त के सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। अगर कोई हमारे पास दोस्तों यहाँ पर वृत्त हो गया और इस वृत्त के किसी एक बिंदु पर कोई रेखा आकर ऐसे टच करती है तो उसे हम लोग स्पर्श रेखा के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग स्पर्श रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, इतना इतना का परिसर निकाल। देखिए परिसर निकालना बहुत आसान है, परिसर निकालना बहुत आसान है। परिसर कैसे निकालेंगे, परिसर निकालना बहुत आसान है। सबसे इसमें बड़ा अंक कौन है, सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटाते हैं, तो सबसे इसमें से बड़ा दिख रहा है 30, तो 30 में से सबसे छोटा को घटा दो, सबसे छोटा 9 है तो 30 में से 9 घटा दो, मिल जाएगा 21 और 21 आपका आंसर सही भी हो जाएगा, 21 आपका आंसर सही भी हो जाएगा, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, cot 90 - है तो cot 90 - tan a हो जाएगा, माइनस में tan a मत टिक लगाना नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, मतलब कि ये आंसर सी नंबर हो जाएगा। ए और बी दोनों आपका सही उत्तर होगा, ए और बी आपका दोनों सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, 3 - √3 क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो मैंने बोला था ना कि एगो गलत आदमी के सामने साथ अगर कोई और भी गलत निमनो आदमी आ जाएगा ना तो भी गलत हो जाएगा, तो याद रखना इस √3 के चलते सब आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन बीचवा में अंतर आ गया और ये √3 है जिसके चलते अपरिमेय मिल जाएगा, ठीक है ना, तो अपरिमेय हो जाएगा। अगला देखिए, अगर ऊपर में वार का चिन्ह है तो उसका मतलब हो जाता है कि इसकी लिमिट सीमा है, तो ये एक परिमेय संख्या बन जाएगा, ठीक है ना, परिमेय संख्या बन जाएगा। जिसकी लिमिट सीमा होगी वो परिमेय बनेगा, जिसकी लिमिट सीमा नहीं होगी वो अपरिमेय बनेगा। तो ऊपर वार का चिन्ह जिसके चलते परिमेय बना है, क्योंकि उसका मतलब होता है उसकी लिमिट सीमा है। अगला क्वेश्चन है कि 5.2333 और देखो बाद में डैश 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 दे दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी लिमिट सीमा नहीं है, अभी कहाँ तक जाएगा कोई गारंटी नहीं है, तो जिसकी लिमिट ही सीमा नहीं है वो तो अपरिमेय हो जाएगा ना,
इसका आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। जिसकी लिमिट सीमा नहीं है तो वो तो अपरिमेय हो ही जाएगा। नहीं होगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1/√7 क्या है? तो 1/√7 दोस्तों 1/√7 तो नीचे √7 है ना, और √7 क्या है? अपरिमेय है, तो वो अपरिमेय है तो पूरा का पूरा अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि आर का मान 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है, ये आपको याद रखना। समझ गए ना? सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल इतना है। तो योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -15। ठीक है, ये दिया है। तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है, और द्विघात बहुपद का सूत्र होता है निकालने का, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है निकालने का x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है। ठीक है, ये हो जाएगा x² माइनस इसका मान क्या है 2 है तो 2, ये x है तो x, और ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस, और 15 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान। तो ये वाला जहाँ पे दिया होगा वो हो जाएगा, दोनों में माइनस, दोनों में माइनस। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। x² माइनस में 2x माइनस में 15, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है तो बहुपद कौन नहीं होता? देखो बहुपद में वही नहीं होता है जो रूट में होता है, या फिर जिसका पावर माइनस में कुछ भी रहता है, जिसका पावर माइनस में कुछ भी रहता है, या फिर जो बाटा में रहता है। इन्हीं तीनों में से अगर कोई एक भी रहता है ना तो वो क्या होता है? वो हमारा बहुपद नहीं होता है। देखिए यहाँ पर x रूट में नहीं है, यहाँ पर भी रूट में नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर आपका बाटा में आ गया। देख लो यहाँ पर बाटा में है ना, तो अगर बाटा में है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। बाकी सब बहुपद है, ए बी डी सब है, लेकिन सी नंबर नहीं होगा क्योंकि बाटा में 1/x आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद कौन नहीं है? देखो बाटा में यहाँ पर x है, भले बाटा में x - 1 x - 2x + 1 कुछ भी है, लेकिन बाटा में नहीं होना चाहिए। अगर बाटा में है तो वो क्या होगा? वो हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x² माइनस में 5x प्लस में 6 का शून्य क्या होगा? यानी कि इसका फैक्टर तोड़ना है। x² माइनस 5x प्लस 6, इसका फैक्टर कैसे तोड़ेंगे? x² माइनस में 3x माइनस में 2x और प्लस में 6, फैक्टर ऐसे तोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो -5x, दोनों को गुणा करेंगे तो 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x - 3 - 2 और इधर x - 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 3 को कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 2। तो ये हमारा फैक्टर टूट गया। तो जब फैक्टर टूट जाएगा तो x का मान क्या मिलेगा? एगो 3 मिलेगा, एगो 2 मिलेगा, प्लस में ही 2 मिलेगा, दोनों आपका प्लस में ही मिलेगा। तो दोनों प्लस में 2 का 3, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है, दोनों प्लस में। ठीक है, सी नंबर में दिया गया है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। 50 क्वेश्चन बताने वाला था, लेकिन इतना पर ही आकर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार वीडियो को देखकर जरूर इसे बनाइएगा। और जो जो क्वेश्चन इसमें लगेगा सर बनाने वाला है उसे कॉपी में ज़रूर लिख लेना। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, एनसीईआरटी का ये प्रश्न है दोस्तों। पता है कौन वाला प्रश्न है? आपके एनसीईआरटी के किताब का जो प्रश्न उदाहरण में किताब में दिया है वो वाला प्रश्न है, और वही प्रश्न तो आता है, आपको पता है ना, वही प्रश्न आता है। तो ध्यान से उसे और अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है ना, और आप लोग अच्छे से बना भी लिए होंगे। तो अब दोस्तों अगला क्लास में आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है ना, तो अगला क्लास आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है।